हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंडस्लाइड के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता क्या है? तो अ जोन ऑफ वीकनेस दैट सेपरेट अ पॉइंट मास फ्रॉम अ स्टेबल मास इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। क्या है लैंडस्लाइड? कि एक स्टेबल मास है और एक पॉइंट मास क्या हो रहा है कि एक ऐसा जोन जहां से सेपरेट हो जा रहा है, और इसी सेपरेशन के प्रोसेस को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। एक लेमन टर्म में देखें तो जितना भी रॉक्स है, सॉइल है, वो क्या होता है? वेदर होता है, इरोजन होता है। ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मास वास्टिंग। The constant but slow down slope movement under the influence of gravity of disintegrated degraded rocks, rock debris, and resultant soils on the slope is termed as mass movement. Mass movement किसको कहेंगे? जब डिग्रेडेड रॉक डेब्रीज या सॉयल क्या हो कि धीरे धीरे स्लो, कांस्टेंट मूवमेंट है बट स्लो मूवमेंट अगर होता है इनका, तो हम क्या कहते हैं? इसको मास मूवमेंट कहते हैं। और यही अगर मास मूवमेंट अगर सडन हो जाए, अचानक हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? लैंडस्लाइड कहेंगे। गॉट इट? अब कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता क्यों है? आखिर क्या कारण है कि जो लैंडस्लाइड जिसके कारण हो जाता है? तो एक होता है नेचुरल कॉज और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक कॉज। ठीक। तो नेचुरल कॉज भी बहुत सारा है। नेचुरल कॉज क्या है कि जब एंगल ऑफ स्लोप जो है वो क्या है? बढ़ जाता है एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाता है अगर एंगल ऑफ स्लोप, तो उस केस में क्या हो जाता है? लैंडस्लाइड होता है। और क्या कारण है? अगर प्लेन ऑफ वीकनेसेस, अगर बेडिंग प्लेन, जॉइंट्स और शियर जोन्स के बीच में अगर एक वीक जोन आ जाए, तो भी लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, क्ले और अल्टरमैफिक रॉक्स, अगर सॉल्ट, क्ले या अल्टरमैफिक रॉक अगर प्रेजेंट होता है किसी भी दो बेडिंग प्लेन के बीच में, तो क्या होगा? ये डिजॉल्व हो जाएगा वाटर से, ये लीज्ड आउट हो जाएगा, ये वॉश्ड हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है कि एक प्लेन ऑफ वीकनेस यहाँ डेवलप कर जाएगा, और जिसके कारण लैंडस्लाइड के चांसेस, स्लॉप फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कारण क्या है? तो पोर्स, पोर वाटर हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोज कोई वेदर रॉक है, उसमें पोर्स हैं, उसमें वो जो वाटर आके जमा हो जाता है उसको हम पोर वाटर कहते हैं। अब ये पोर वाटर जो है वो क्या होता है कि जब ठंडा होता है, व्हेन इट कूल्स इट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड करता है। और एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि ये एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और जिसके कारण लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मेनली वाटर लुब्रिकेंट का काम करने लगता है। ठीक। क्ले के साथ जब ये मिलता है वाटर, तब लुब्रिकेंट का काम करता है। फिर क्या है? टो इरोजन। टो इरोजन किसको कहेंगे? तो ये सपोज एक माउंटेन है, तो उसके जो टो के पास इरोजन होता है, किसके कारण होता है ये इरोजन? तो रिवर, ग्लेशियर, सी वेव्स, इवन विंड्स के कारण होता है। तो इसको हम टो इरोजन कहते हैं। और ये टो इरोजन इरोजन जो है ना, स्लोप के अनस्टेबिलिटी का एक लीडिंग फैक्टर है। ठीक। इससे भी फेलियर होता है। फिर और भी कारण है, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म्स कैन ट्रिगर्स द इवेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स। कहीं अगर अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिज्म होता है, तो उससे भी लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज देखते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में जैसे कि इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड हाउसेस। अनठेकानी हम गए कहीं भी एक बिल्डिंग खड़ा कर दी, तो उससे क्या होगा ना कि वो हो सकता है कि सही ढंग से वो बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गिरेगा तो लैंडस्लाइड होगा। एक छोटा सा स्मॉल वाइब्रेशन भी होगा तो होगा, या उससे कुछ लॉस होगा, तो वो भी एक लैंडस्लाइड के कैटेगरी में ही आएगा। एक्सकेवेशन एंड कटिंग डाउन ऑफ स्लोप। क्या है कि स्लोप को एक्सकेवेट कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्यों के लिए? क्यों? रोड बनाने के लिए, रेल के लिए, टनल के लिए, और भी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उससे भी लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग, अनठेकानी हम माइनिंग किए जा रहे हैं, उसके लिए हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं।
ठीक है, या फिर उस जगह हम हैवी मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं जिससे वाइब्रेशन हो रहा है, तो इससे लैंडस्लाइड के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एक मेजर कॉज है जिससे लैंडस्लाइड होता है। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि हम जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ को कट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाटर जो कि सीप्स करता था अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाता था थ्रू द रूट्स, अब ये हो नहीं पाता है, और इससे क्या होता है कि लार्ज वाटर रन ऑफ होता है थ्रू द सरफेस, और इससे क्या होता है कि लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सोचिएगा आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से कैसे होता है, तो हाँ, झूम फार्मिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड कैसे होता है। अगर आपको झूम फार्मिंग के बारे में नहीं पता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए इसके लिए एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो बना देंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी, कुछ क्लासिफिकेशन और टर्म्स हम देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि कुछ टर्म्स याद कर लेना है, जैसे रॉक, रॉक हम बड़े टर्म के बड़े पार्टिकल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, सॉयल बहुत माइन्यूट पार्टिकल के लिए, और मिक्स्ड जो है वो रॉक और सॉयल के मिक्सचर के लिए बात कर रहे हैं। एनी अदर में हम आइस की बात करेंगे और ऐश की बात करेंगे, वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनो से जो ऐश निकलता है, राख निकलता है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो इधर देखिए टॉपल, टॉपल के बगल में क्या होगा, तो रॉक के केस में रॉक टपल, सॉयल के केस में स्लम्प, मिक्स के केस में डेब्रिस टपल, और आइस ब्लॉक के केस में आइस ब्लॉक टपल। ठीक है, फॉल के केस में देखिए रॉक फॉल, रॉक के केस में रॉक फॉल, सॉयल के केस में स्लम्प, डेब्रिस के केस में डेब्रिस स्लम्प या डेब्रिस फॉल भी कहते हैं इसको। ऐसे मोर यूजुअली हम डेब्रिस स्लम्प ही यूज़ करते हैं, और आइस के केस में आइस ब्लॉक फॉल। ठीक, उसी तरह आप इस पूरे चार्ट को याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे टर्म्स पूछ दी जाती हैं। अब स्लम्प, स्लम्प हम अभी देखे थे किसके केस में होता है, सॉइल के केस में होता है। तो सॉइल के केस में क्या होता है कि ड्यू टू रोटेशनल फेलियर ऑफ द सरफेस, रोटेशन फेलियर के कारण क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल क्या हो जाता है, स्लिप डाउन कर जाता है नीचे, स्लोप से नीचे मूव कर जाता है, और उसी से स्लम्प क्रिएट हो जाता है। ठीक, इसमें कुछ टर्म्स है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये टो है, नीचे वाला पार्ट को हम टो बोलते हैं, यहाँ फुट बोलते हैं, इसको सरफेस ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, इसको टो सरफेस ऑफ रप्चर बोलते हैं, इस जगह कॉर्नर में जो है ये टो सरफेस ऑफ रप्चर्स, इसको हेड बोलते हैं, ये मेन बॉडी है, ये क्राउन क्रैक्स है, और ये क्राउन है। ठीक, होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी टर्मिनोलॉजीज आप इसका ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। रॉक फॉल और रॉक टपल क्या होता है? ठीक, तो रॉक फॉल क्या होता है कि एक सपोज एक कोई भी बॉडी है और इससे रॉक कहीं अलग हो रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल फॉल होता है, मीन्स इसमें जो एंगल होता है वो अबाउट 90 डिग्री होता है। ठीक, इसके लिए आप एक फिगर देख सकते हैं, देखिए सपोज यहाँ क्या है कि रॉक का एक पार्टिकल था जो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो यहाँ फॉल किया तो अबाउट 90 डिग्री में फॉल कर गया। ठीक, रॉक टॉपल में क्या होता है कि पूरा एक ह्यूज मास जो है ना वो अलग हो जाता है अपने पूरे बॉडी से, और नीचे गिर जाता है। ठीक, तो देखिए देख लेते हैं, फ्री फॉलिंग एक्शंस ऑफ रॉक वेयर इन इट इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड ईजिली, जो ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं था और एक बैग गिर जाता है, फ्री फॉल हो जाता है उसका, तो हम उसको रॉक फॉल कहते हैं। जबकि व्हेन द एंगल ऑफ स्लोप इज़ वेरी हाई, द रॉक आर डिसलॉज्ड अलोंग वेरी हाई एंगल स्लोप्स, इट इज़ कॉल्ड टॉपलिंग फॉल फेलियर। ठीक है, अब रॉक स्लाइड क्या होता है कि सपोज एक स्लाइड है, एक स्लोप है, और स्लोप से क्या हो रहा है कि कोई भी रॉक का पार्टिकल्स या कुछ भी क्या हो रहा है, स्लाइड डाउन कर जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे रॉक स्लाइड है। रॉक का पार्टिकल अगर स्लाइड कर रहा है तो रॉक स्लाइड कहेंगे, और वहीं अगर डेब्रीज स्लाइड कर रहा है, मीन्स सम ऑफ द रॉक्स एंड सम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स अगर स्लाइड डाउन कर रहा है तो हम उसको डेब्रिज स्लाइड कहेंगे। फ्लो कब कहेंगे, तो फ्लो के लिए है कि
देखिए अर्थ फ्लो, मड फ्लो आप सुने होंगे, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। अर्थ फ्लो और मड फ्लो करते हैं हम सॉइल के केस में, जब पार्टिकल बहुत ही माइन्यूट होता है और ये क्या हो जाता है, फ्लो कर जाता है। क्यों फ्लो करेगा, तो व्हेन इट गेट्स सेचुरेटेड और ओवर सेचुरेटेड विथ वाटर, वाटर से अगर सेचुरेटेड या ओवर सेचुरेटेड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, फ्लो डाउन कर जाता है, बह जाता है, और इसी को हम अर्थ फ्लो या मड फ्लो कहते हैं। जब ऐश वॉल्केनिक ऐश सेचुरेट होता है वाटर से, तो वो जब फ्लो करता है तो उसको हम ऐश फ्लो कहते हैं। ठीक। एवलांके, एवलांके फास्ट मूविंग स्नो अलोंग द स्टीप स्लोप्स इज टर्म्ड एज स्नो एवलांके। क्या है कि अगर स्नो जो है उसका फास्ट मूवमेंट होता है अलोंग द स्टीप स्लोप मीन्स जो ये जो स्लोप है वो ज़्यादा गहरा है, मीन्स एंगल बहुत हाई है, तब स्टीप स्लोप होता है। ठीक है, इसको स्टीप स्लोप कहेंगे। और अगर स्लोप इस टाइप का होगा तो ये होगा नॉर्मल स्लोप हो जाएगा। ठीक, तो स्टीप स्लोप के केस में ऐसा होता है। ठीक, और भी दिया हुआ है कि स्नो एवलांच के कैन बी ट्रिगर्ड बाय, स्नो एवलांच के ट्रिगर्ड कैसे होता है, तो अर्थक्वेक के कारण होता है, रेन के कारण, सडन वाइब्रेशन के कारण, ब्लास्टिंग के कारण एक्सेट्रा। ठीक, क्रीप देखते हैं क्या है, एक्सट्रीमली स्लो। क्रीप क्या है, बहुत ही स्लो मूवमेंट अगर होता है किसका, सॉयल का, सॉयल पार्टिकल का, अर्थ मास का, तो उसमें उसको हम क्रीप कहते हैं। इसको आप मीन्स डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इनडायरेक्टली। कैसे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो सपोज कीजिए कि ये एक स्लोप है, स्लोप पे एक पेड़ था। ठीक है, क्या हुआ कि आप डेली ऑब्जर्व करते थे कि ठीक है ये पेड़ सीधा है, बट कुछ समय बाद आप देखें कि ये पेड़ क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्रीपिंग हो रही है। ये पेड़ अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब कि ज़रूर इसमें मूवमेंट हुआ है, और मूवमेंट हो सकता है क्रीपिंग के कारण। ठीक, उसी तरह आप दूसरे भी सिर्फ पेड़ के थ्रू ही नहीं देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है जिससे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे डिस्टॉर्टेड फेंस। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोनिक पोल्स एक्सेट्रा, टिल्टेड मॉन्यूमेंट्स, और भी बहुत कुछ है। ठीक, अब यहाँ देखिए फिगर है अलग अलग चीज़ का, जैसे कि यहाँ सॉइल क्रीप का फोटो दिया हुआ है, यहाँ स्लम्पिंग का दिया हुआ है, यहाँ मड फ्लो का दिया हुआ है, यहाँ डेब्रिस फ्लो का दिया है, रॉक फॉल का दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, तो इन पेरी ग्लेशियल रीजन में क्या होता है कि बहुत ठंडा होता है, फिर थोड़ा गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, फिर थोड़ा गर्म होगा। इससे क्या होता है ना कि जो ग्लेशियर का पार्ट है, जो सॉयल है, जो रॉक है, वो क्या होता है ना कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट होने के कारण जब ये फेल करता है, फॉल करता है, सॉरी फेल यहाँ लिखा गया है, फॉल करता है एट स्लोप्स लेस देन इवन 5 डिग्री इंक्लिनेशन, तो इसको हम सॉलिफ्लक्शन कहते हैं। ठीक, केविंग क्या है, तो सपोज कीजिए कि ये एक माउंटेन है और इसके अंदर लाइमस्टोन डिपॉजिट है। लाइमस्टोन आपको पता है कि वाटर से क्या होता है, डिज़ोल्व होता है और बह जाता है। ठीक, सपोज कीजिए कि यहाँ का जो लाइमस्टोन था इतना लीच्ड आउट हो गया, बह गया बाहर, तो यहाँ एक कैविटी डेवलप कर जाएगा जिसको हम केव कहते हैं, गुफा कहते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि ये जब केव बहुत लार्ज हो जाएगा, तो लार्ज हो जाएगा तो ऊपर के सरफेस के ग्रेविटी को ये होल्ड नहीं कर पाएगा, और क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, और इसी को कहते हैं हम केविंग। और इसके कारण भी क्या होता है कि लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब इफेक्ट क्या है, एंड लॉसेस ड्यू टू लैंडस्लाइड, क्या इफेक्ट होता है, क्या लॉसेस होते हैं, तो कुछ तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा। डायरेक्ट इफेक्ट कैसे होगा कि डेब्रिज में ब्लॉक रोड, डेब्रिज जो है वो रोड ब्लॉक कर देगा, सप्लाई चेन को आपको, सप्लाई लाइन को आपको काट देगा, जैसे कि टेलीफोनिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर्स, इसको इफेक्ट करेगा। ठीक, वाटर वे को रोक देगा। ठीक, कैजुअलिटीज़ भी होती है, डेथ हो जाता है, इंजरीज होता है आदमी को और उसके जानवर को। ठीक, और भी वेरियस एनिमल्स को होता है। ठीक, इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है कि फेलियर ऑफ द स्लोप बॉर्डरिंग द रिजर्वायर। ठीक, स्लोप फेलियर होता है जो रिजर्वायर को बॉर्डर कर रहा है, अब वो चला जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग। लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग क्या है कि डेब्रीज फ्लो इवन कैन फ्लडिंग्स बाय ब्लॉकिंग द वैली। सपोज कीजिए कि दो वैली, एक वैली है, उसके बगल से वाटर फ्लो कर रही थी, एक नदी जा रही थी। तो वहाँ क्या है कि सपोज एक लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ मलबा भर गया, तो इससे क्या होगा कि यहाँ वाटर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, रिवर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट लॉस की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट लॉस में क्या है कि लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और भी बहुत कुछ का लॉस होता है। मगर इनडायरेक्ट लॉस जिसको हम देखते ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि लॉस हुआ है ओरिजिनल में, तो कैसा, जैसे कि रिडक्शन इन द रेट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब रिड्यूस प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा, जहाँ लैंडस्लाइड होगा बार बार तो वहाँ कोई ज़मीन लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, ठीक, तो उसका रेट घट गया, ठीक। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, सपोज लैंडस्लाइड हो गया तो आपका जो टॉप सॉइल है वो लीज आउट हो गया, वो बह गया, वो नीचे चला गया, तो उसका प्रोडक्टिविटी घट गया उस लैंड का, एग्रीकल्चरल लैंड का, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, जैसे एडवर्स इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी, लॉस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। अब इंडिकेटर्स क्या है, क्या ऐसा चीज़ है जो हमको बताएगा कि अच्छा यहाँ लैंडस्लाइड होने वाला है और हम बच सकते हैं। तो इंडिकेटर्स है जैसे कि एक है टेरेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है। टेरेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या है कि स्टीप स्लोप्स है। अगर स्टीप स्लोप है, स्लोप अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है, तो आप सपोज कर लीजिए कि वहाँ लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, और वहाँ उस जगह को आप क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए इफ़ पॉसिबल। सॉरी। ओल्ड लैंडस्लाइड्स साइट्स, जहाँ पहले लैंडस्लाइड आ चुका है, उस जगह पे जाने से बचिए, अवॉइड कीजिए उसको, ठीक। लैंडस्लाइड के चांसेस, लैंडस्लाइड होंगे बट लॉसेस नहीं होंगे उसके कारण। न्यू क्रैक्स, नया क्रैक्स या बल्जिंग हो रहा है ग्राउंड में, स्ट्रीट में, ठीक, तो आप वहाँ सपोज कर लीजिए कि होने होने वाला है लैंडस्लाइड, और आप वहाँ से खुद तो निकलिए, दूसरों को भी बोलिए कि यहाँ शायद हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो, तो उस जगह से मीन्स दूसरे को अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में। लैंडस्लाइड रिस्क इंडिकेटर, लैंडस्लाइड का जो रिस्क है ना, उसको कौन बताता है कि हाँ यहाँ लैंडस्लाइड होगा, तो उसके रिस्क को कौन मतलब टैकल करेगा, ठीक। तो टिल्टिंग एंड क्रैकिंग्स ऑफ कंक्रीट फ्लोर्स एंड फाउंडेशन, अगर कंक्रीट का फ्लोर है या बेसमेंट है, फाउंडेशन है, तो उसमें अगर टिल्टिंग होता है, वो अगर मुड़ जाता है ऑटोमेटिक, या उसमें क्रैक डेवलप करते हैं, तो सपोज कीजिए कि वहाँ लैंडस्लाइड होगा और वो रिस्क है, ठीक, वहाँ से बचने का कोशिश कीजिए, ठीक। सॉयल मूविंग अवे फ्रॉम द फाउंडेशन, फाउंडेशन से सॉयल दूर जा रहा है, सम वहाँ क्या हो रहा है, क्रिपिंग हो रहा है, ठीक। ब्रोकन वाटर लाइन्स, वाटर लाइन्स एक बैग ब्रोक कर गया, टूट गया, सपोज कीजिए कि वहाँ लैंडस्लाइड होगा, ठीक। लीनिंग ऑफ द टेलीफोनिक पोल्स, ट्रीज, रिटेनिंग वॉल, तो क्या होता है कि टेलीफोन का पोल जो है वो मुड़ गया, झुक गया, लीनिंग में झुकना होता है, पेड़ झुक गया, रिटेनिंग वॉल झुक गया, ठीक, फेंसेस झुक गए, तो वहाँ लैंडस्लाइड के रिस्क ज़्यादा हैं, ठीक। रैपिड इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल एक बैग बढ़ गया तब भी, या सडन डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, घट गया तो भी। स्टिकिंग ऑफ द डोर एंड विंडोज, डोर विंडोज क्या हो रहा है, चिपक गया, ठीक। तो ये सब बहुत बड़े मतलब रिस्क इंडिकेटर्स हैं, ये आपको तुरंत बताते हैं कि हाँ लैंडस्लाइड होने वाला है, निकल लो। अब मेन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे आप अपने आप को मिटिगेट कीजिएगा, दूसरों को मिटिगेट कीजिएगा, बचाइएगा कैसे, ठीक, लैंडस्लाइड से। तो मेन हेडिंग है कुछ जैसे कि हजार्ड मैपिंग्स, लैंड यूज, रिटेनिंग वॉल्स, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, इंक्रीज वेजिटेशन कवर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक। तो हम सबको वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि हजार्ड मैपिंग क्या है कि हम उस एरिया को मैप कर सकते हैं जहाँ जो प्रोन एरियाज है टू द लैंडस्लाइड से, ठीक, जहाँ स्लो फेलियर होता है उस एरिया को हम क्या किए, मैप कर लिए, और ठीक उसको अवॉइड करेंगे कि हाँ भैया यहाँ हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड्स होता है, ठीक। तो उस प्रोन एरिया को हम क्या करेंगे, उसको उसको अवॉइड करेंगे,
और उससे बच सकते हैं। ठीक। लैंड यूज प्रैक्टिस, हम लैंड कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको भी हमको देखना होगा। जैसे कि क्या होगा, एरिया कवर्ड विथ डिग्रेडेड नेचुरल वेजिटेशंस इन अपर स्लोप्स आर टू बी एफॉरेस्टेटेड विथ सुटेबल स्पीसीज। क्या है कि हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जिस एरिया में लैंडस्लाइड होते हैं उसमें एफॉरेस्टेशन करेंगे, मीन्स उसमें प्लांट लगाएंगे सूटेबल स्पीसीज का, जो कि मतलब देखेंगे कि हाँ वहाँ रह भी सकता है। अब ऐसा प्लांट लगा दिए जो कि पता चला कि वहाँ सूटेबल ही नहीं है, तो वैसा नहीं, सूटेबल प्लांट को हम वहाँ लगाएंगे। ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इरिगेशन कैनल, तो इसका प्रॉपर केयर रखेंगे, अवॉइड करेंगे ब्लॉकेज ऑफ द नेचुरल ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेनेज कहीं ब्लॉक ना हो, इसको भी हम लोग देखेंगे कि हाँ उसका ख्याल रखेंगे। टोटल अवॉइडेंस ऑफ सेटलमेंट इन रिस्क जोन्स शुड बी मेड मैंडेटरी। ठीक है। रिलोकेट सेटलमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट फॉल्स इन द पॉसिबल पाथ ऑफ द लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड के रीजन में है, जोन में है कि यहाँ लैंडस्लाइड होता है, तो कोशिश करेंगे कि उस सेटलमेंट को हम रीसेटलमेंट रीलोकेट करें। ठीक। मीन्स कहीं दूसरे जगह उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें और वहाँ उनको हम क्या करें, रिलोकेट करते हैं। ठीक है। नो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन द एरियाज बियॉन्ड द सर्टेन डिग्री ऑफ स्लोप, देखेंगे कि हाँ स्लोप यहाँ इतना है, तो उसके बियॉन्ड अगर जा रहा है, तो उससे अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वहाँ हम कंस्ट्रक्शंस नहीं करने देंगे। ठीक है। रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल क्या होता है, तो ये एक वॉल होता है जिसको बिल्ड किया जाता है अलोंग द स्लोप। आप कभी भी कोई हिल स्टेशन एरियाज गए होंगे तो वहाँ रोड के अलोंग देखे होंगे कि सपोज ये यहाँ रोड बनाया जा रहा है, तो रोड के अलोंग रिटेनिंग वॉल, एक वॉल कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसी वॉल को हम क्या कहते हैं, रिटेनिंग वॉल कहते हैं। ठीक। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल क्या होता है ना, कि वो रिटेनिंग वॉल देखते होंगे आप, तो उसमें देखेंगे होंगे कि अच्छा ड्रेनेज पैटर्न भी बन, ड्रेनेज के लिए भी सुविधा दी जाती है। जैसे कि क्या होता है कि उसमें छोटा छोटा होल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जितना भी एक्सेस वाटर है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक। तो हमको ये भी देखना होगा कि ज़्यादा वाटर क्या हो जाए, सॉइल के अंदर ना चला जाए, जिससे कि क्या हो जाए कि उसको एक लुब्रिकेंट के जैसा काम वो ना करने लगे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ जो एक्सेस सरफेस वाटर होगा उसको हमको तुरंत ड्रेनेज के थ्रू हमको बाहर निकालना होगा। ठीक। इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स क्या है कि इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स जो हम मतलब जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए, विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन जैसे कि पाइप केबल होना चाहिए। शुड बी मेड फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जैसे कि अगर सपोज थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है लैंड भी, तो वो अपने आप को उधर एकोमोडेट कर पाएँ, तो उस टाइप का होना चाहिए। ठीक। इंक्रीजिंग वेजिटेशन कवर, हम वेजिटेशन का कवर बढ़ा सकते हैं, मीन्स एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, उससे भी क्या होगा कि लार्ज सरफेस रन ऑफ जो है वाटर का वो कम हो जाएगा। ठीक। और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है कि लैंडस्लाइड एरियाज में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप हैं, तो क्या कीजिए कि अपने सभी सामानों का, अपना घर का, अपने कार की, अपने बाइक्स की क्या करें, इंश्योरेंस करा के रखें। उससे क्या होगा कि सपोज लैंडस्लाइड होता है कहीं, तो आपको उसके लिए इंश्योरेंस कवर मिल जाए। ठीक। अब स्लोप स्टेबिलिटी क्या होता है, तो क्या होता है कि एक हमेशा बैटल छिड़ी हुई होती है एक डाउनवर्ड डाउन स्लो फोर्स से और एक रेसिस्टेंट फोर्स के बीच में। ठीक। और यही अगर जो डाउन स्लो फोर्स है अगर वो जीत जाता है, तो क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, यहीं स्लोप फेलियर हो जाता है। ठीक। तो स्लोप स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि दोनों को बराबर करके रखना है। ठीक। देखिए, मास मूवमेंट डू नॉट टेक प्लेस ऑन ऑल द स्लोप्स एंड इवन ऑन द स्लोप्स वेयर सच मूवमेंट आर पॉसिबल। मास मूवमेंट हमेशा नहीं होता है और हर जगह नहीं होता है। ठीक। जहाँ होने का चांस है वहाँ भी जल्दी नहीं होता है, तो दे अकर्स ओनली ओकेजनली, ये कभी कभी होते हैं। ठीक। तो स्टेबल स्लोप, अनस्टेबल स्लोप, दो चीज़ देखते हैं। तो एक स्लोप जो स्टेबल है, मतलब वहाँ स्लाइडिंग्स अनलाइकली है, मतलब स्लाइडिंग होने का चांस नहीं है, उसको स्टेबल स्लोप कहते हैं।
और जहाँ स्लाइडिंग के चांसेस हैं उसको हम अनस्टेबल स्लोप कहते हैं। ठीक, तो व्हेन द मटेरियल स्टार्ट मूविंग ऑन अनस्टेबल स्लोप, जब मटेरियल अनस्टेबल स्लोप में मूव करने लगता है तो वहाँ क्या होता है, स्लोप फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाउन फोर्स, हम डाउन फोर्स बताएं कि ग्रेविटी के कारण होता है। रेसिस्टेंट फोर्स क्या होता है, विच इनहिबिटेड स्लाइडिंग से, जो स्लाइडिंग को रोकता है उसको रेसिस्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक, अब क्या है कि रेसिस्टेंट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा और ग्रेविटी के कारण जो डाउन स्लो फोर्स है वो नीचे की तरफ काम करेगा। रेसिस्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ और ग्रेविटी के कारण जो होता है पुल ऑफ ग्रेविटी, वो डाउन स्लो फोर्स वो नीचे की तरफ होगा। मगर क्या होता है कि यही जब स्टीप स्लोप के केस में क्या हो जाता है कि ये जो डाउन स्लो फोर्स है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और इसी इंक्रीज के कारण क्या होता है, स्लोप फेलियर होता है। ठीक, अब व्हाट कॉजेज द रेसिस्टेंट फोर्स, रेसिस्टेंट फोर्स किसके कारण होता है, मतलब हमको हम जान गए कि ठीक है स्लोप फेलियर होने का चांसेस क्या है कि स्लोप बढ़ गया। ठीक, तो रेसिस्टेंट फोर्स को भी तो हम बढ़ा सकते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो एंगल ऑफ रिपोज को हम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहला तो वो डिपेंड करता है, ये रेसिस्टेंट फोर्स डिपेंड करता है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, सीमेंटिंग मटेरियल के ऊपर। ठीक, वो जो भी मटेरियल हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग कैसी है, क्रिस्टल्स की इंटरलॉकिंग कैसी है उसके ऊपर। ठीक, तो यहाँ जैसे कि फाइन सैंड के केस में अगर देखें तो 35 डिग्री का अगर पाइल बनता है, ठीक, तब तक तो वो झेल सकता है। मगर अगर उसको एक्सीड कीजिएगा, अगर एक पाइल को क्रिएट कीजिएगा मोर देन 35 डिग्री, तो क्या होगा कि वहाँ स्लो फेलियर के चांसेस हैं। वहीं अगर देखें आप कोस सैंड के केस में तो 40 डिग्री तक झेल सकता है, और एंगुलर पेबल्स के केस में देखें तो 45 डिग्री तक वो रिटेन कर सकता है। ठीक, तो हमको क्या करना है कि हम अगर जो भी देख रहे हैं कि मटेरियल जो है द रिटेनिंग फोर्स अगर हमको अच्छा करना है तो हमको एंगुलर पेबल्स यूज़ करना होगा। ठीक, 45 डिग्री तक अगर झेलना है तो अगर देख रहे हैं कि फाइन सैंड अगर यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ क्या करेंगे कि एंगल स्लोप को ध्यान देंगे, स्लोप देखेंगे कि वो 35 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ अवॉइड करेंगे बनाना। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।